हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज हम इस वीडियो में हड़प्पा सिविलाइजेशन करेंगे। तो चलते हैं हम चैप्टर की ओर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या होता है। तो जब इसकी खोज नहीं होती तो लोगों को क्या लगता है कि मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यता है वो सबसे पुरानी है। लेकिन जब इसकी खोज हो जाती है तो लोगों के सामने आता है कि सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो हड़प्पा ही सभ्यता है। तो अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि इसका नाम कैसे पड़ा। तो इसका सबसे पहला खोजा गया जो स्थान था वो हड़प्पा था, इसलिए इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो अब इसका दूसरा नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। क्यों है? क्योंकि ये जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे बसी सभ्यता थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो अब इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। तो 1 मार्कर में क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी खोज रियल में किसने की, तो आपको आंसर टिक करना है जॉन मार्शल। तो अब इतनी बड़ी सभ्यता थी, वो कैसे अपना जीवन निर्वाह करती थी? तो वो कई अवशेष मिले हैं कि वो लोग कृषि करते थे। कई जगह पर गेहूँ, जौ, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा, चावल के अवशेष मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया गया है कि लोग कृषि करते होंगे। और कहीं जगह पर भेड़, बकरी, भैंस, सूअर इनके अवशेष मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया गया है कि वो पशुपालन भी करते होंगे और व्यापार करते होंगे, क्योंकि एक जगह भी सेम चीज़ें और वो वहीं दूसरी जगह भी सेम चीज़ें, तो इससे अनुमान लगाया गया है कि वो व्यापार करते ही होंगे ज़रूर। शिकार करते थे क्योंकि कई प्रकार के पत्थर मिले हैं जिनसे शिकार होता होगा, इससे अनुमान लगाया गया है कि वो शिकार भी करते होंगे। तो वो हड़प्पा के लोग थे, वो कृषि कैसे करते थे? तो चोलिस्तान और बनावली में मिट्टी के बने हुए हल मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया गया है कि हल का यूज़ होता है तो ज़रूर कृषि होती होगी। तो अनुमान लगाया गया है कि वो कृषि करते होंगे। और कालीबंगल से हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। वहीं शोरतोगई से नहर का सबूत मिला है और धोलावीरा से जलाशय के मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया कि जो खेतों के निकट ही जलाशय और नहर मिली हैं तो ज़रूर खेती ही करते होंगे। तो इतनी बड़ी सभ्यता थी, वो कैसे रहते थे? तो 2 प्रकार की बस्ती थी वहाँ पर, एक दुर्ग था और वहीं दूसरा था निचला शहर। जो दुर्ग था जो वो ऊंचाई पर बनाया गया था, लेकिन वो छोटा था, जो चारों ओर से अपनी ईंटों से घिरा हुआ था। क्यों घिरा हुआ था? क्योंकि वो निचले शहर से अलग होता था। जो वहाँ पर जो मेन कार्य करे जाते थे वो सार्वजनिक प्रयोजन होते, मतलब सब लोग इकट्ठे होकर ही कार्य करते थे। एक था माल गोदाम और दूसरा था विशाल स्नान गृह। माल गोदाम क्या था? जहाँ पर ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ऊपर जो छत है उसका साक्ष्य नहीं मिला, जिससे पुरातत्वविदों ने क्या अनुमान लगाया कि जरूर ईंट वो लकड़ी से बनाई गई होंगी, जो कि टाइम आते आते वो खराब हो गई, जिससे कि नीचे का पार्ट है वो बचा है। तो इससे अनुमान लगाया गया उन्होंने। और जो सेकंड है वो विशाल स्नान गृह है, जो कि रेक्टेंगुलर शेप का था, आयतकार शेप का था। वहीं चारों ओर से गलियारे होते थे और आने जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग होता था। और जो पानी था वो बड़े नाले से होकर बाहर की ओर जाता था। तो ये था दुर्ग का पार्ट। वहीं निचला शहर कैसा था? उसमें 2 चीज़ें मेन थी, एक जल निकासी व्यवस्था और एक गृह स्थापिता कला। तो सबसे पहले हम जल निकासी कला पढ़ते हैं। तो जल निकासी के लिए हड़प्पा सभ्यता में एक अनूठी विशेषता थी, क्योंकि वो एक ग्रिड पद्धति थी। मतलब ग्रिड पद्धति मतलब मेजरमेंट करके बनाया गया है, क्योंकि इतनी बड़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है कि ऐसा लगता है कि वो मेजरमेंट करके बनाया गया है। कि पुरातत्वविदों ने क्या अनुमान लगाया है कि वो सबसे पहले उन्होंने नालियाँ बनाई होंगी, फिर उन्होंने गलियाँ बनाई गई होंगी, फिर लोगों ने अपने अपने घर बनाए हैं जिससे वो रह सकें। तो वो उन्हें इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया है कि जो घर का जो सारा गंद है वो पहले छोटी नालियों में आता है और जो बाद में वो बड़े नाली में आता था, जो कि हमेशा ढक के रखा जाता था। क्यों ढक के रखा जाता था? क्योंकि समय समय पर उसकी सफाई की जा सके। और दूसरा था गृह स्थापिता कला, जो कि एक अनूठा विशेषता है हड़प्पा सभ्यता की, जो कि एक बीच का पार्ट था वो खाली होता था, जिसका नाम उन्होंने आंगन रखा है, जिसमें 2 मेन कार्य करे जाते थे, खाना बनाया जाता था और कताई की जाती थी। तो उस हड़प्पा सभ्यता में जो घर में खिड़कियाँ बिल्कुल भी नहीं थी। यदि किसी को रोशनी लेनी होती थी तो उन्हें अपने मेन दरवाजा होता है वो खोलना पड़ता था। तो उधर लोगों के कई घरों में वो सीढ़ियाँ मिली हैं और उधर 3 मतलब कि आंगन के
चारों ओर कमरे बनाए जाते थे और एक सबसे मेन कार्य था कि कुएं बनाए जाते थे। कुएं उस कक्ष में बनाए जाते थे जिससे बाहर आने वाले जो व्यक्ति थे वो पी सके पानी। और मोहनजोदाड़ो में कुल 700 की संख्या में हमें कुएं मिले हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में भिन्नता का अवलोकन, मतलब कि उस समय में भी गरीबी अमीरी होती थी। समाधान, अंतिम संस्कार विधि और फ्यून्स के पात्र, ये दो मेन कारण है कि वहाँ पर अमीरी और गरीबी का पता चलता है। सबसे है पहले है समाधान। समाधान क्यों? क्योंकि लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। जो गरीब लोग होते थे वो अपनी जो समाधान में कुछ बहुमूल्य चीज़ें तो नहीं दफनाते थे, लेकिन जो राजा होते थे वो अपनी, जो अमीर लोग होते थे वो ज़्यादा चीज़ें दफनाते थे, जैसे कि शीशा, एक तांबे का दर्पण भी मिला है, कुछ गहने वहने भी जैसे रख देते थे। लोग क्यों रखते थे? उन्हें लगता था कि हमारे जो राजा हैं, जो आगे उनका जन्म होगा, उन्हें कोई कठिनाई ना हो, इसलिए वो इस सामान को रख देते थे। लेकिन जो गरीब लोग होते थे वो कम सामान रखते थे। वहीं दूसरा है विलासत की वस्तुओं का खोज, मतलब कि फ्यून्स का पात्र। क्योंकि वैसे रोज़मर्रा के लिए सबके पास क्या होता था? चक्कियाँ होती थी, मर्द भंडार होते थे, सुइयाँ होती थी, झावा होते थे, ये चीज़ें होते थे। लेकिन जो मेन पार्ट है वो फ्यून्स का पात्र था, जो कि केवल अमीर लोगों के पास होता था। क्योंकि ये घिसी हुई रेत और बालू के चिपचिपे पदार्थ से बनाया जाता था, जो कि बिल्कुल कठिनाई से बनाया जाता था। ये अनुमान लगाया के गया है कि उसका यूज़ बस अमीरी लोग करते होंगे। तो उस समय में हम पता लग सकता है कि अमीरी और गरीबी में भिन्नता थी। तो अब पढ़ते हैं शिल्प उत्पादन। तो शिल्प उत्पादन भी उस समय में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कुछ मनके हमें चक्राकार, बेलंकार, गोलाकार, ढोलाकार इन शेपों में मिले हैं। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितना विकसित सभ्यता थी, जिसमें कि हमें कालियन, जो सुंदर लाल रंग का है धातु, उसके भी आभूषण मिलते हैं, जस्पर के मिलते हैं, स्फाटिक के, क्वार्टर्स के, सेलकड़ी के, और कुछ अमूल्य धातु मिली है, जैसे सोना, तांबा, कांसा और शंख मिले हैं, फ्यून्स का पात्र मिला, पक्की मिट्टी मिली है। तो इनसे हमें अनुमान लगते हैं कि वो लोग शिल्प उत्पादन भी करते हैं। तो ये कैसे पता चला हमें? तो वो लोग थे, जैसे कि कई जगह पर हमें प्रस्तर, पेंट, पूरे संग, तांबा, कांच, ये कच्चे माल के कूड़ा करकट में पड़े हुए मिले हैं, जिनसे जो तागी हुई वस्तुएं ये मिली हैं, जिनसे हमें अनुमान लगा रहे हैं कि वो लोग शिल्प उत्पादन भी करते थे। सुदूर देशों के साथ संपर्क होता था, जैसे कि आप देख रहे हो ये मर्तबान है जो कि ओमान में मिला, वहीं सेम पात्र है वो हड़प्पा में मिलता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो एक ही अलग अलग देश वो एक जैसा बनाए। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वो एक दूसरे से संपर्क करते होंगे। वहीं मेसोपोटामिया में भी तांबे के वही साक्ष्य मिले हैं जो कि हड़प्पा में मिले हैं। तो ये अनुमान लगाया गया है कि वो सुदूर देशों के साथ भी संपर्क करते होंगे। जो मोहर है और मुद्रांकन है वो उसका भी यूज़ होता होगा। कैसे होता था, एक उदाहरण के तौर पे मैं बताती हूँ। जो पहले वो क्या करते थे, जो सामान होता था उसको डाल देते थे और फिर एक थैले में डाल देते थे, और थैले में डालने के बाद वो रस्सी से उसको जोर से बांध देते थे, और चारों ओर से फिर क्या लगा देते, जो गिल्ली मिट्टी होती है ना उसको लगा देते थे, और उसके बाद मोहर लगा देते थे। यदि उस मोहर के साथ छेड़खानी हुई है या कोई निशान हुआ है तो पता चल जाता था कि सामान भेजने वाले को कि कुछ छेड़खानी हुई है। तो ये जो एक इम्पोर्टेंट तरीका था उनका कि कोई छेड़खानी ना कर सके। वहीं दूसरा है बाट। बाट क्या ऐसे होते थे, क्यूबॉइड शेप के होते थे, घनाकार शेप के होते थे, जिसमें मान दंड द्विआधारी थी, मतलब एक स्क्वायर रूट नहीं थे 1 2 4 8 16 30, ये ऐसे ऐसे होते थे। तो ऐसा यूज़ होता था। और एक प्रीशुद्ध प्रणाली होती है, बिल्कुल छोटे छोटे होते थे, और एक बड़े होते थे। जो छोटे का यूज़ होता था वो आभूषण और मनके तोलने के लिए होता था। वहीं जो बड़े तराजू होते थे उन्हें बड़ी बड़ी धातु तोलने के लिए होता था। तो अब हम हड़प्पा लिपि पढ़ते हैं। जो हड़प्पा की लिपि है एक रहस्यमयी लिपि है जो आज तक पढ़ी नहीं गई। जो संख्या मिली है हमें चिन्हों की वो 26 है, और जो मोहरें मिली हैं वो 375 से लेके 400 के बीच में मिली है, जो कि आज तक पढ़ी नहीं गई। तो पुरातत्वविदों के बीच मतभेद होते हैं कि हड़प्पा में शासक होता होगा, तो होता होगा। कई बोलते हैं क्यों होते होंगे, क्योंकि गुजरात में जो ईंटें मिली हैं वही सेम जम्मू कश्मीर में मिली हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि राजा होते होंगे। वहीं नियोजित प्रणाली, दुर्ग और निचला शहर, ये सब
सारा जो सारा सामान है वो शासक द्वारा ही किया जाता होगा। और एक विशाल भवन में एक प्रसाद की संज्ञा देते हुए एक राजा की मूर्ति मिली है, जिससे हमें अनुमान लगाया कि राजा होते होंगे, लेकिन जो वो महल है उसमें कोई भी बहुमूल्य वस्तु नहीं मिली। और कई बोलते हैं कि नहीं होते होंगे। क्यों नहीं होते होंगे? क्योंकि लोगों ने एक दूसरे की देख देख के वो चीज़ें बना ली, ऐसा अनुमान है। और कई बोलते हैं कि एक से ज़्यादा राजा होते होंगे, जैसे हड़प्पा का कोई और, मोहनजोदड़ो को अलग। तो इसमें मतभेद होते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे होता है? जैसे बाढ़ आ गई होगी, सिंधु घाटी ने अपना मार्ग बदल लिया होगा, भूकंप के कारण तहस नहस हो गया होगा सब कुछ, जलवायु ने अपना परिवर्तन कर लिया होगा, आर्यों का आक्रमण हो चुका होगा, या वनों की कटाई। इन सब कारणों से क्या लगता है कि हड़प्पा सभ्यता का नष्ट हो गया होगी। तो कनिंघम कौन था? कनिंघम भारतीय सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, जो कि भारतीय पुरातत्वविदों का जनक कहलाए। जो कनिंघम का भ्रम क्या था? जो एक अंग्रेज़ ने उसे मोहर तो दी, लेकिन उसने गंगा घाटी से आगे की ओर सोचा ही नहीं। उसने सोचा कि गंगा घाटी की सैर से ये सभ्यता है, तो आगे की ओर नहीं गया, जिससे कि उसका ये भ्रम था जो कि गलत साबित हुआ। तो आर.एम. व्हीलर कौन थे? तो जो कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने। उन्होंने क्या समस्या का उत्कान निकाला? जो कि जॉन मार्शल ने इसकी खोज की थी। उसने क्या किया? जो सबसे पहले जो वस्तु मिली थी उसने वहीं से हॉरिजेंटली खोजने की कोशिश करी। तो वो हॉरिजेंटल खोजता गया, उसे जो चीज़ें मिली वो उसने यूज़ करी, लेकिन उसने उसको वर्टिकली नहीं खोजा, क्योंकि आर.एम. व्हीलर ने उसको आके खोजा तो उसके नीचे वर्टिकली खोजते गए और बहुत सारी चीज़ें और पता चली। तो इससे इस चैप्टर ख़त्म होता है इधर ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।